ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके सिर्फ एक पंच की इतनी ज़्यादा स्पीड होती थी कि कैमरा स्लो करके देखना पड़ता था। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो सिर्फ 1 इंच के फासले से पंच मारता था और लकड़ी के तख्ते तक टूट जाते थे। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने 4 सालों में हॉलीवुड को अपने कदम चूमने पर मजबूर कर दिया था और जिसके बारे में लोग कहते थे कि यह इंसान नहीं बल्कि कोई फोर्स ऑफ नेचर है। लेकिन 20 जुलाई 1973 को रात के तकरीबन 11 बजे यह इंसान हमेशा हमेशा के लिए सो गया, वो भी सिर्फ 32 साल की उम्र के अंदर। आज की कहानी एक ऐसी शख्सियत की है जिसने अपनी ज़िंदगी से ही नहीं बल्कि अपनी मौत से भी दुनिया को हैरान कर दिया था। यह स्टोरी सिर्फ एक एक्टर या मार्शल आर्ट की नहीं है, ये स्टोरी है एक ऐसे इंसान की जिसने ज़िंदगी में हर तरफ से ठोकर खाई, कई बार उठा, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और एक रात में सब कुछ ख़त्म हो गया। आज हम बात करेंगे ब्रूस ली की, जो कि 32 साल की उम्र में अपने फैंस को छोड़कर चला गया। मार्शल आर्ट का लेजेंड, एक ऐसा इंसान जिसके बारे में दुनिया कहती थी कि ये इंसान नहीं बल्कि कोई और ही चीज़ है, लेकिन उसकी मौत सिर्फ एक पेन किलर टैबलेट से हो गई। मतलब सिर्फ एक पेन किलर ने एक ऐसे इंसान को मार दिया जो कि मार्शल आर्ट का लेजेंड था। लेकिन क्या सिर्फ वाकई ही एक पेन किलर ने ब्रूस ली की जान ली थी या हकीकत कुछ और थी? आज मैं आपको ब्रूस ली की रियल ऑटोप्सी रिपोर्ट और कोर्ट के रिकॉर्ड्स के हवाले से ये समझाने की कोशिश करूँगा कि असल में ब्रूस ली की मौत किस वजह से हुई थी। और वीडियो के आखिर तक आपको पता लग जाएगा कि पेन किलर तो सिर्फ एक बहाना थी, असल में ब्रूस ली की मौत की कुछ और ही वजह थी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं डार्क फोल्ड, और आज हम बात करेंगे द मिस्टीरियस डेथ ऑफ ब्रूस ली। Service in Hong Kong last week, 12,000 mourners, many of them weeping teenagers, jammed police barricades. ब्रूस ली 27 नवंबर 1940 को सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुआ। ब्रूस ली जिस वक्त पैदा हुआ उस वक्त उसके पेरेंट्स हांगकांग गए हुए थे। बचपन में ब्रूस ली बिल्कुल अलग था बाकी बच्चों से। वो बहुत ज़्यादा पतला था, उसकी नज़र भी कमज़ोर थी, इसी वजह से उसे ग्लासेस लगे होते थे। स्किन भी ठीक नहीं थी और इसी वजह से स्कूल में दोस्त उसे बहुत ज़्यादा बुली करते थे। एक और बात थी जो बहुत कम लोग जानते हैं, ब्रूस ली का एक पैर दूसरे से थोड़ा सा छोटा था। इसी वजह से जब वो चलता था तो उसकी चाल थोड़ी अलग अलग रहती थी। लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी बात है, ब्रूस ली के अंदर एक ऐसी मेडिकल कंडीशन थी जिसने उसे अंदर से बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया था, और वो कंडीशन थी एक टेस्टिस का सही जगह पर ना होना, और बायोलॉजी की ज़ुबान में उसको क्रिप्टोरिडिज्म कहते हैं। 18 साल की उम्र में जब ब्रूस ली ने यूएस आर्मी ज्वाइन करने की कोशिश की थी तो आर्मी ने भी इसी वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया था। अब आप लोग खुद सोचो कि एक ऐसा नौजवान जिसको अपनी जवानी जाहिर करने के लिए भी बहुत कोशिश करनी पड़ रही हो, उसकी मेंटल कंडीशन क्या होगी। इसी वजह से 13 साल की उम्र में जब ब्रूस ली स्कूल के अंदर लड़ कर आया था तो उसी वक्त ब्रूस ली ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो ख़ुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएगा कि कोई भी उसे हाथ नहीं लगा सकेगा। और यहाँ से ही शुरू हुई एक ऐसी जर्नी जिसने पूरी दुनिया के सामने एक मार्शल आर्ट के लेजेंड को पैदा किया। कुछ सालों की मेहनत के बाद ब्रूस ली एक काबिल मार्शल आर्ट बन गया था। 24 साल की उम्र में एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में किसी ने उसे देखा और हॉलीवुड के लिए उसे स्क्रीन टेस्ट के लिए बुला लिया। ब्रूस ली को यह मौका बार बार नहीं मिलना था, इसी वजह से ब्रूस ली ने इस मौके को दोनों हाथों से पकड़ा। द ग्रीन हॉर्नेट नाम की एक टीवी शो में उसे रोल मिला काटो का। लोग उसे पसंद करने लगे थे, उसके पास स्पीड भी थी, चार्म भी था और टैलेंट भी था। लेकिन उस वक्त हॉलीवुड के अंदर एक ऐसा कानून था जो कि ब्रूस ली के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुआ, और कानून ये था कि एशियन एक्टर को लीड रोल ही नहीं मिलते थे। और फिर आया वो मोमेंट जिसने ब्रूस को अंदर से ही तोड़ दिया। कंफू नाम की एक टीवी शो की प्लानिंग हो रही थी, एक चाइनीज़ मार्शल आर्ट की कहानी, और सब कहते थे कि ये आइडिया खुद ब्रूस का ही था। लेकिन लीड रोल दिया गया एक वाइट एक्टर को, डेविड क्रेडन को, जो मार्शल आर्ट भी नहीं जानते थे। ब्रूस ली इस बात से बिल्कुल टूट गया, लेकिन वो रुका नहीं। 1971 में वो हांगकांग गया और वहाँ उसने कुछ फिल्म्स की बिल्कुल कम पैसों में। सिर्फ एक फ़िल्म के उसको 7,500 यानी $7,500 मिलते थे। लेकिन वो फिल्म इतनी ज़्यादा हिट्स हुई कि हॉलीवुड को वापस ब्रूस के पास आना पड़ा। एंटर द ड्रैगन, ये थी ब्रूस की पहली बड़ी हॉलीवुड फिल्म।
यह फिल्म ब्रूस को पूरी दुनिया में फेमस करने वाली थी। ब्रूस जानता था कि यह उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका है, लेकिन इसी प्रेशर ने उसे आहिस्ता आहिस्ता अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। जून 1970, ब्रूस ली की मौत से सिर्फ 3 साल पहले ब्रूस जिम में एक्सरसाइज कर रहा था भारी वेट के साथ, और उसने एक मूवमेंट किया और अचानक से उसको बहुत तेज़ दर्द हुआ। और जब चेकअप करवाया गया तो पता लगा कि ब्रूस की स्पाइन की डिस्क हिल चुकी थी। ये आम लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाली बात होती है, लेकिन एक मार्शल आर्ट के लिए जिसकी पूरी ज़िंदगी ही बॉडी पर डिपेंड करती हो, ये करियर का ख़त्म होना होता है। डॉक्टर्स ने ब्रूस को कह दिया था कि तुम अब कभी भी मार्शल आर्ट नहीं कर सकते। अगर ब्रूस की जगह कोई और होता तो शायद सारी ज़िंदगी बेड पर गुजार देता, लेकिन ब्रूस तो ब्रूस था। उसने कर्टिसोन के इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो दर्द और सूजन को ख़त्म करती है। और सिर्फ 6 महीने बाद ही ब्रूस ने जिम में वापसी का कदम रख दिया। डॉक्टर्स ब्रूस को देखकर हैरान रह गए, लेकिन इन सब का एक साइड इफ़ेक्ट भी था। कर्टिसोन बॉडी के इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता था, और ये डिटेल आगे जाके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हुई। 2 मई 1973, ब्रूस ली की मौत से 10 हफ्ते पहले ब्रूस हांगकांग में एंटर द ड्रैगन की डबिंग कर रहा था। गर्मी काफ़ी थी और कमरों में एसी भी बंद किए हुए थे क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही थी। ब्रूस पसीने में भीगा हुआ था और अचानक बिना किसी वार्निंग के वो फ्लोर पर गिर गया। उसका जिस्म कांप रहा था, आंखें बंद थी और पसीना पूरे जिस्म पर आया हुआ था। उसे फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाया गया। डॉक्टर ने डायग्नोस किया और डॉक्टर ने बताया कि ब्रूस के ब्रेन के अंदर सूजन है। एक इंजेक्शन दिया गया जो ब्रेन से एक्स्ट्रा पानी को खींचकर बाहर निकालता है, और 1 घंटे में ब्रूस होश में आ गया। हॉस्पिटल ने इन्वेस्टिगेशन की और पता चला कि ब्रूस ने कैनबिस यूज़ की थी। उस वक्त के डॉक्टर्स ने कह दिया कि ये कैनबिस का ओवरडोज था, लेकिन दुनिया के फोरेंसिक एक्सपर्ट इस बात से एग्री नहीं करते थे। कैनबिस से ओवरडोज होना साइंटिफिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो फिर आखिर ब्रूस के साथ हुआ क्या था? कुछ लोग कहते हैं कि ब्रूस कैनबिस इसलिए यूज़ करता था क्योंकि वो इतना ज़्यादा सोचता रहता था, इतनी रिहर्सल करता था कि रात को उसको नींद ही नहीं आती थी, और कैनबिस से ही वो थोड़ा सा सेटल होता था। लेकिन असल क्वेश्चन अब भी यही था, अगर कैनबिस वजह नहीं थी तो ब्रूस आखिर बेहोश क्यों हुआ? कुछ डॉक्टर्स का कहना था कि शायद ये एक छुपा हुआ एपिलेप्सी अटैक था, क्योंकि ब्रूस के बचपन में भी ऐसी छोटी छोटी स्पैम्स की कहानियाँ थी जो कि ब्रूस को सोते सोते सुनाई देती थी। और 10 हफ्ते बाद डॉक्टर्स ने ब्रूस को अमेरिका में भी चेक किया और रिज़ल्ट आया एक न्यूरोलॉजिकल इशू। लेकिन ये कोई क्लियरली एपिलेप्सी नहीं था। ब्रूस के साथ कुछ तो था जो उसके अंदर ही था, लेकिन अभी तक किसी को समझ ही नहीं आ रही थी। और फिर किसी को समझ आता उससे पहले आ गई वो रात, यानी 20 जुलाई 1973। हांगकांग के अंदर दोपहर के 12 बज रहे थे। ब्रूस अपने घर में एक स्क्रिप्ट पर काम कर रहा था। एंटर द ड्रैगन रिलीज़ होने वाली थी, जो कि उसकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत का नतीजा थी। उसकी वाइफ लिंडा एक दोस्त से मिलने चली गई, और ये आखिरी बार था जब लिंडा ने ब्रूस ली को ज़िंदा देखा था। दोपहर के 3 बजे ब्रूस के बिजनेस पार्टनर रेमोंड चाओ आते हैं। दोनों उनकी अगली फिल्म गेम ऑफ डेथ की स्क्रिप्ट को डिस्कस करते हैं। शाम को 7 बजे ब्रूस और रेमोंड एक एक्ट्रेस बेटी टिंग पी के अपार्टमेंट पहुंचते हैं। बेटी भी इस फिल्म में काम करने वाली थी। थोड़ी देर बाद ब्रूस ने कहा कि वो थका हुआ है और उसके सर में बहुत तेज़ दर्द है। बेटी ने अपनी प्रिस्क्रिप्शन से एक टैबलेट दी जो कि एक्विजेसिक थी। ये टैबलेट दर्द और एंजाइटी के लिए होती थी। ये बिल्कुल एक नॉर्मल सी टैबलेट थी। ब्रूस वो टैबलेट लेकर बेडरूम में जाकर सो गया। रेमोंड चो अपना काम ख़त्म करके निकल गए। रात के 8 बज गए। बेटी गई ब्रूस को जगाने, लेकिन ब्रूस नहीं उठा। उसने सोचा कि शायद ब्रूस बहुत ज़्यादा थका हुआ है, इसलिए थोड़ी देर और सोने देती हूँ। रात के 9 बजे बेटी ने फिर से ट्राई किया, लेकिन ब्रूस अब भी नहीं उठा। और यहाँ ही एक ऐसी बात हुई जिसे सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। बेटी इस वक्त इतनी ज़्यादा घबरा गई कि उसने एम्बुलेंस कॉल करने की बजाय पहले रेमोंड को फ़ोन किया। अब इसकी वजह क्या थी? पहले इसकी वजह ये थी कि उसे डर था कि अगर न्यूज़ बाहर जाएगी कि ब्रूस किसी और के अपार्टमेंट में बीमार मिला है तो ये एक स्कैंडल बन जाएगा। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बेटी और ब्रूस का आपस में अफेयर भी था, लेकिन हकीकत क्या थी किसी को नहीं पता। लेकिन ये डिले, ये चंद मिनट शायद बहुत महंगे साबित होने वाले थे। रात को तकरीबन 9:30 बजे रेमोंड खुद पहुंचा, लेकिन ब्रूस अभी भी नहीं उठा। तब बेटी ने अपने पर्सनल डॉक्टर को बुलाया, जिसने आकर ब्रूस का चेकअप किया। डॉक्टर ने चेक किया, ना ही ब्रूस की पल्स थी, ना ही सांस, और बिल्कुल गहरी बेहोशी थी।
फ़ौरन एम्बुलेंस को बुलाया गया और ब्रूस को क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल लेकर जाया गया। रात 10:15 बजे इमरजेंसी रूम में सीधा दिल में इंजेक्शन दिया गया, लेकिन किसी भी किस्म का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। और फाइनली रात को तकरीबन 11:30 बजे डॉक्टर्स ने कह दिया कि ब्रूस इज़ डेड। ब्रूस ली की डेथ के बाद डॉक्टर्स ने एक स्टेटमेंट दी कि सिर्फ पेन किलर टैबलेट की वजह से एलर्जिक रिएक्शन हुआ है। बॉडी ने उस टैबलेट को अपना दुश्मन समझा, इम्यून सिस्टम ओवरड्राइव में चला गया, ब्रेन में सूजन आ गई और ब्रूस ली चला गया। अब ये सुनने में तो बिल्कुल सही लगता है, लेकिन फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर माइकल हंटर, जो 4000 से भी ज़्यादा पोस्टमार्टम कर चुके हैं, इस स्टोरी से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि अगर एलर्जिक रिएक्शन होता तो गले के अंदर और ऊपर की तरफ एयर पैसेज में भी सूजन होनी चाहिए थी। ब्रूस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी किस्म की कोई भी सूजन नहीं थी। इसके अलावा ब्रूस की ज़िंदगी में कभी भी किसी भी चीज़ से रिएक्शन नहीं हुआ था, ना किसी दवाई से और ना ही किसी खाने से। और तीसरी बात कि एक सिंगल टैबलेट से इतना हो जाए, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट कहते हैं कि 10,000 में से एक चांस भी नहीं होता। तो फिर आखिर दुनिया के सबसे फिट इंसान के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए डॉक्टर हंटन का ध्यान गया एक और थ्योरी पर, जो कि थी ब्रेन एनोरिज्म। लेकिन ये होता क्या है? बेसिकली दिमाग की कोई वेन कमज़ोर हो जाती है और वो स्वेलिंग कर जाती है, जैसे कोई बुलबुला हो, और अचानक से वो फट जाती है और दिमाग में खून बह जाता है, प्रेशर बढ़ता है और सूजन आती है और इंसान बेहोश हो जाता है। अब ये बिल्कुल वही पिक्चर थी जो ब्रूस ली के केस में थी, और इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बातें थी, जैसे कि ब्रूस ली कई महीनों से बहुत ज़्यादा काम कर रहा था, उसको नींद भी नहीं आती थी और ना ही उसको आराम मिल रहा था, क्योंकि एंटर द ड्रैगन रिलीज़ होने वाली थी। इसी वजह से ब्रूस ली बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी था और कर्टिसोन के इंजेक्शन ले रहा था, जो कि ब्लड प्रेशर को राइज़ भी करते हैं। और एक मेन वजह जो कि सर दर्द था। ब्रूस ली हर टाइम सर के दर्द के अंदर ही मुब्तला रहता था। और वो हादसा जो कि मैंने आपको बताया था कि ब्रूस ली की मौत से 10 हफ्ते पहले हुआ था, वो एक साइन था कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, लेकिन उस साइन को प्रॉपर तरीके से ठीक ही नहीं किया गया। ब्रूस ली की बॉडी भी एक मशीन की तरह थी और वो मशीन अंदर से टूट रही थी, लेकिन ब्रूस ने किसी को कुछ बताया ही नहीं और ना ही ब्रूस रुका। और फिर एक रात वो मशीन बंद हो गई। ब्रूस ली सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं था, वो प्रूफ था कि इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल के अंदर मारा जाता था, बड़ा होकर वो पूरी दुनिया का हीरो बन गया। एक ऐसा इंसान जिसे हॉलीवुड ने रिजेक्ट कर दिया था, हॉलीवुड ने खुद उसके आगे झुकना शुरू कर दिया। और एक ऐसी बॉडी जिसे डॉक्टर ने कह दिया था कि वो अब चल भी नहीं पाएगा, उसने 6 महीने में ही सबको गलत साबित कर दिया। लेकिन ब्रूस ली की कहानी एक और सबक भी देती है। अपनी बॉडी की आवाज़ को सुनो, नींद पूरी करो, आराम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम नींद पूरी करोगे और आराम से चलोगे, तभी तुम लंबे अरसे तक सेहतमंद रह सकते हो। ब्रूस ने नहीं सुना और इसी वजह से 32 साल की उम्र में वो अपने जीते जागते फैंस और बहुत सारे प्यारे लोगों को छोड़कर चला गया। ब्रूस आज भी ज़िंदा है, अपनी फिल्मों में, अपनी फ़िलॉसफी में और उन लोगों के दिलों में जो ब्रूस को प्यार करते थे। वेल दोस्तों, आप लोगों को ये ब्रूस की स्टोरी कैसी लगी है? और अगर आप ब्रूस के फ़ैन हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।